रोल्स थ्योरम जो है वो बड़ी ही बेसिक और ऑब्वियस सी बात सुनने में लगती है। पहली बार इसको डिस्कवर किया था इंडियन एक मैथमेटिशियन थे, नाम भूल गया मैं, 12th सेंचुरी में। फिर 16th सेंचुरी में कोई तो भी आदमी थे, उसका सरनेम रोल्स था, तो उन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया। जबकि ये बहुत बेसिक सा, एकदम ऑब्वियस सा लगने वाला नियम है, आप लोगों को लग सके तो अभी समझा देता हूँ कि ऑब्वियस क्यों है। रोल्स थ्योरम, अगर कोई फंक्शन किसी एक इंटरवल में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, मान लो कि एक इंटरवल मैंने x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक लिया, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक कोई f ऑफ x है जो कंटिन्यूअस है, और ये भी दिया है कि जो हाइट f ऑफ a पर अचीव होता है फंक्शन का, सेम वही हाइट f ऑफ b पर अचीव होता है। तो मतलब a कामा f ऑफ a रहा ये पॉइंट, और ये पॉइंट b कामा f ऑफ b रहा, और ये बात भी दिया है कि f ऑफ a और f ऑफ b सेम हाइट का है। तो इसके बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिस पर स्लोप की वैल्यू 0 होगी। मतलब ग्राफ अगर नीचे गया और कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो टर्न लेके ऊपर जाएगा, तो एक बार स्लोप 0 होना तय है। अगर ऊपर हुआ तो टर्न लेके नीचे आएगा, तो टर्न लिया तो स्लोप 0 होना तय है। सो मेनी टाइम्स भी टर्न ले सकता है, मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि सो मेनी टाइम्स टर्न ले ले। तो स्टेटमेंट ये है कि f ऑफ x is continuous in x belongs to a to b, differentiable in x belongs to a to b, and f of a और f of b, मतलब इंटरवल के एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू सेम है, a पर फंक्शनल वैल्यू b पर फंक्शनल वैल्यू सेम है। तो इसके बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिस पर स्लोप 0 होगा। Then there exists at least one value of c, शायद मुझे लग रहा है कि मैंने आपको कभी बताया हो, one value of c such that f prime of c is equal to 0, जहाँ पर c जो है वो बिलोंग्स कर रहा है a और b, मतलब a b के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहाँ टर्न लेगा ग्राफ। तो अगर आप ऐसे नॉर्मली कॉमन सेंस से देखोगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ, अगर ये f ऑफ x है तो उस केस में यहाँ हुआ c का वैल्यू, अगर ये f ऑफ x है तो उस केस में यहाँ पर c1 की वैल्यू हो गई, यहाँ c2 की वैल्यू हो गई, यहाँ c3 की वैल्यू हो गई। मतलब बहुत सारे c एग्जिस्ट कर सकते हैं, कम से कम एक तो करना तय है। हाँ बट लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ना रहे, मान लो कि ये फंक्शन ऊपर गया इन्फिनिटी पर और इन्फिनिटी से दूसरा फंक्शन वापस आया, तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल नहीं है, तब फिर स्लोप का 0 होना जरूरी नहीं है। बट लेकिन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो स्लोप का 0 होना जरूरी है। यही बात बोला है, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही सिंपल और साधारण सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। रोल्स थ्योरम के अप्लाई होने के लिए नियम क्या लगना चाहिए कि वो फंक्शन किसी एक गिवन इंटरवल में कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और साथ ही f ऑफ a और f ऑफ b दोनों की वैल्यू इक्वल रहना चाहिए। तो इस तरीके से रोल्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है कि अगर ये सब कंडीशन फुलफिल हुआ तो रोल्स थ्योरम अप्लाई होगा। क्वेश्चंस ले लेंगे 1 2 4 5 10। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लूँगा कि इस पर अप्लाई होगा कि नहीं। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स रूल ऑन फॉलोइंग। पहला नंबर y इक्वल टू मॉड ऑफ x बिलोंग्स टू मॉड ऑफ x स्मॉलर देन 1। दूसरा नंबर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ x स्मॉलर देन 1। तीसरा नंबर y इक्वल टू थ्री प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इन क्लोज इंटरवल 1 से 3 तक। चौथा नंबर
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10x, x बिलोंग्स टू 0 से पाई, क्लोज कर देता हूँ। 5वां नंबर एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ न्यूमरेटर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी, और ये ब्रैकेट जो है वो सिंपल है, कोई पावर नहीं है इसमें, इनक्लोज ब्रैकेट ए टू बी, जहाँ ए छोटा है बी से और दोनों बड़ा है 0 से। तो इनमें किस किस पर अप्लाई होगा, ये बात आप भी जानते हो कि जो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा उस पर अप्लाई होगा। जैसे y इक्वल टू मॉड ऑफ x, जिन लोगों को ग्राफ पता है वो बोल देंगे सीधा दैट नॉट अप्लीकेबल है, रीजन है 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इस पे हो जाएगा नॉट अप्लीकेबल। और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अप्लीकेबल है, इसका रीजन आपको पता है, ग्राफ होता है, ग्राफ ऐसा होता है, -1 और +1 दोनों पर ही वैल्यू सेम है और कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, और कम से कम एक वैल्यू है भी जिस पर स्लोप 0 है। अब इसके बारे में बताओ, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है, तो इसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का कोई सवाल ही खत्म है। बस 1 पे चेक करना है, 1 पे चेक करेंगे 4 होगा ये, 3 पे चेक करेंगे 4 होगा ये, तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो f ऑफ 1 और f ऑफ 3 जो कि इक्वल है एंड कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, इसलिए रोल्स क्या होगी, रोल्स अप्लीकेबल है। बस ये हमको जांचना था इस सवाल में कि अप्लीकेबल है कि नहीं। 10x आपको पता है बीच में एक जगह फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा π/2 पे, तो इसके बारे में लिख देंगे एट x इक्वल टू π/2 डिसकंटिन्यूस, इसलिए रोल्स जो है वो नॉट अप्लीकेबल, रोल्स नॉट अप्लीकेबल। अब इसके आगे का जो आखिरी सवाल है वो आप स्वयं करिए, चेक करके बताओ रूल्स अप्लीकेबल है कि नहीं है। रफ में करो और जल्दी बता दो। ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, log 1 हो गया 0, अब बी स्क्वायर प्लस ए बी, अब बी स्क्वायर प्लस ए बी फिर से log 1 हो गया 0, ओके। अब बची बात यह है कि कहीं ये ए और बी के बीच में किसी एक्स के लिए नॉट डिफाइंड तो नहीं, नहीं नॉट डिफाइंड भी नहीं है, एप्लीकेबल है। लिख दो इसमें एप्लीकेबल, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो रहा है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी हो रहा है, देन रोल्स दैट इज रोल्स एप्लीकेबल है। लॉग फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल हमेशा के लिए होता है, बस उसके इनपुट वियर्ड नहीं होने चाहिए, अदरवाइज जो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल रहेगा। इनपुट तो है ही सिंपल सा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इन 1 से 3 तक satisfying Rolle's rule for c is equal to 2 root 3 plus 1 by root 3, find a comma b। सीधी बात है कि अगर
रोल्स रूल अप्लाई हो रहा है, तो दो चीज़ चाहिए इसके लिए कि f(1) f(3) के इक्वल हो और साथ ही कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल हो। क्यूबिक फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है। f(1) और f(3) इक्वल होना चाहिए और साथ ही f प्राइम ऑफ c की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो f(1) और f(3) को इक्वल कर लिया जाए। f(1) इक्वल टू f(3), उससे मिल जाएगा 1 - 6। 1 - 6 कितना? -5 और प्लस a प्लस b इज इक्वल टू f(3). f(3) का मतलब 27 और -54। 27 - 54 कितना हो जाएगा? -27। -27 3a प्लस b, ये और ये कट गए। 3a और a 2a हो गया। -5 + 27 कितना हो गया जी? 22। a का वैल्यू 11। अब a 11 आ चुका है, b निकालने की जरूरत मुझे नहीं लगता है, मुझे है, आप खुद निकाल लेते हैं। b आया क्या? क्या? b ऑल रियल नंबर। उसके लिए कंडीशन भी तो है कि c पे सेटिस्फाई भी तो होनी चाहिए, और उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता डिफरेंशिएशन को। b से भला क्या ही फर्क पड़ेगा? b ऑल रियल नंबर तो ठीक है, लेकिन ऑल रियल नंबर आया कैसे आप लोगों को? इधर पुट कर दिया तो ऑल रियल नंबर आ जाता है। ओके, हाँ b ऑल रियल नंबर है, कट ही जाना। क्वेश्चन है शो दैट in between any two roots of e to the power -x minus cos x is equal to 0, there exists at least one root of e to the power -x minus plus sin x is equal to 0। यही होना चाहिए। हाँ, यहाँ एक नोट लिख लेना। ये बात तो आप प्रूव कर ही लोगे, पर नोट भी लिख लेना। फॉर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल f of x between any two roots of f of x is equal to 0, there exists at least one root of f prime of x is equal to 0। अगर कोई कर्व कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है तो उसके दो रूट के बीच में, मान लो ये ग्राफ बना दिया, तो दो रूट अल्फा और बीटा के बीच में जरूर एक बार टर्न लिया होगा ग्राफ, तो इसलिए उसके स्लोप कम से कम एक बार 0 होंगे। तो ये स्टेटमेंट है, फॉर एनी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल एफ ऑफ एक्स बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ फंक्शन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब इस सिंबल को देयर एग्जिस्ट पढ़ते हैं, आपको दोबारा बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता है तो मैं बता दे रहा हूँ, इसको देयर एग्जिस्ट करते हैं। लिखो इतना, कुछ दोबारा समझाना नहीं? मिटा दूं? किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? चलो मिटा देता हूँ। अब क्वेश्चन लिखो। तीन हुए हैं तो चौथा लिखो।
how many real roots of x minus 1 into x minus 3 into x minus 5 plus x minus 3 into x minus 5 into x minus 7 plus x minus 1 into x minus 5 into x minus 7 plus x minus 1 into x minus 5 into x minus 3 into x minus 7 is equal to 0. इस इक्वेशन के कितने रूट? कितने रूट? कारण डेरिवेटिव है वो। इसको मान लो g ऑफ x एंड कंसीडर करो एक f ऑफ x x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 7। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये x माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5 कॉन्स्टेंट रखते हुए इसको कांस्टेंट रखते हुए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे 1 आ जाएगा। तो ये 3 फैक्टर का प्रोडक्ट होगा जो कि यहाँ लिखा है। फिर अब एक काम करो, यहाँ पर 3 5 7 यूज किया हुआ है, तो कौन डिफरेंशिएटेड है? फर्स्ट फैक्टर डिफरेंशिएटेड है। अब यहाँ पर 1 5 7 यूज किया हुआ है, तो कौन डिफरेंशिएटेड है? x माइनस 3 डिफरेंशिएटेड है। और यहाँ पर 1 3 7 यूज किया गया, तो कौन डिफरेंशिएटेड है? x माइनस 5 डिफरेंशिएटेड है। वो क्या रहा है? ये एक फैक्टर को डिफरेंशिएट करके बाकी 3 कांस्टेंट रख रहे हैं। इधर भी एक डिफरेंशिएट हो रहा है, बाकी 3 कांस्टेंट है। इधर भी एक डिफरेंशिएट हो रहा है, बाकी 3 कांस्टेंट है। एक डिफरेंशिएटेड है, बाकी 3 कांस्टेंट है। तो कुल मिला के ये लिखा क्या है? x माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 5 और x माइनस 7 का डिफरेंशिएशन। तो f प्राइम ऑफ x इक्वल टू क्या हो जा रहा है? g ऑफ x इक्वल टू 0। अब f ऑफ x के 4 रूट हैं, तो 1 और 3 के बीच में एक बार टर्निंग पॉइंट होगा, और 3 और 5 के बीच में दूसरे बार टर्निंग पॉइंट होगा, 5 और 7 के बीच में तीसरे बार टर्निंग पॉइंट होगा। तो 3 रियल रूट हुए। ग्राफ बनाओ f ऑफ x का। ग्राफ ऑफ f ऑफ x 4 रूट है, एक बात तो तय हो चुकी कि 4 रूट है। 1 पर ये मिलेगा क्या? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। 0 पे पॉजिटिव मिलेगा। एक ये 4 रूट है, एक है 1, दूसरा है 3, अगला है 5 और अगला है 7। तो 1 और 3 के बीच में एक बार ये हो गया C1 और ये हो गया C2 और ये हो गया C3। तो g ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज़ 3 रूट्स। कौन कौन से? इट्स इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू C1 C2 C3। 3 रूट्स आए। हाउ मेनी रूट्स? आंसर होगा 3, क्योंकि f ऑफ x 4 बार टर्न ले रहा है, 3 बार टर्न ले रहा है, तो 3 ही रूट्स आएंगे। एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन 5, अगर 2a प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 0, prove that at least one root of equation ax square plus bx plus c is equal to 0 lies in open 0 to 1। ये बात प्रूव करो। जब तक आप लोग ये बनाओगे मैं क्वेश्चन 6 भी दे ही देता हूँ। p of x be a polynomial
with real coefficient a और b belongs to real number, जहाँ पर a b से छोटा है, do consecutive root are two consecutive roots of p of x, show that there exist c such that a is smaller than equal to c is smaller than equal to b, and p prime of c plus 100 p of c is equal to 0. ये बात तो चमत्कार जैसा है, अच्छी बात है कि बना लिए। बता पाओगे लॉजिक? एफ डैश ऑफ हाँ, एफ कहाँ से आया दीदी? नहीं, ये लॉजिक सही में गंदा था। P ऑफ A का 0 होना जरूरी नहीं है, वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। P ऑफ A P ऑफ B इक्वल होना चाहिए बस। तो मतलब आप C के बदले A पुट करोगे तो 0 आने की क्या गारंटी? क्या? अगर कुछ बोल रहे हैं तो क्लियर बोलिए, नहीं तो फालतू जो कुछ भी कर दे रहे हो उसमें बड़ा तकलीफ हो जाता है मुझे, समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हो। आपका एक्सप्लेनेशन सुनना है कि नहीं सुनना है? ओके, कोई और लड़का कुछ बताएगा? लड़की आपका कैसे हुआ मैम? अच्छा, गलती से तो हो ही सकता है। पहले इस चीज़ का एक्सप्रेशन को समझने का कोशिश कर लो। यहाँ एक नोट पढ़ लो, ये जो एक्सप्रेशन है एक फॉर्म सुलझाने का, ये फॉर्म को पढ़ ही लीजिए आज। क्या लिखा है इधर? p प्राइम ऑफ c, तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है ये, इसे dy बाई dx लिख दो। अब प्लस कोई कांस्टेंट या कोई फंक्शन, इसको y बोलेंगे, इज इक्वल टू 0। तो एक काम करो, इस y के बदलों में एक a ऑफ x रख दो और यहाँ पर b ऑफ x कर लो। क्या ये इसी फॉर्म पे है? इसका मास्टर मेथड सीख लो ना, ये मास्टर की है इस ताला को खोलने का। डेरिवेटिव प्लस कोई फंक्शन टाइम्स ऑफ y और प्लस कोई दूसरा फंक्शन। अब ये एक्चुअली में x और y दोनों का फंक्शन है, इसमें y भी यूज हो रहा है x भी यूज हो रहा है। तो ये वाला चीज़ अगर x है और ये वाला चीज़ भी x का ही फंक्शन है, तो इस टाइप के फॉर्म को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, याद रखना ये चीज़। जरूरी नहीं कि इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ें। एक टर्म होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, वो आप मल्टीप्लाई कर दो बोथ में। इसको सॉल्व करने के लिए हमको इंटीग्रेशन फैक्टर नाम की कोई चीज़ होती है, जो कि e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ a ऑफ x dx होता है। इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम IF भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर शॉर्ट में। इस इक्वेशन का नाम a तो रख ही नहीं सकते, 1 रख लो। मल्टीप्लाई 1 बाय इंटीग्रेशन फैक्टर, हमको प्राप्त होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ a ऑफ x d ऑफ x इंटू dy बाई dx प्लस a ऑफ x
सारे मार्कर भिखारी वाले हैं। a of x into y into e to the power integration of a of x d of x is equal to राइट साइड में क्या प्राप्त होगा? b of x e to the power integration of a of x dx। इतना तो समझ गया होगा कि इंटीग्रेशन फैक्टर नाम की ये इंटीग्रेशन फैक्टर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इंटीग्रेशन फैक्टर कांस्टेंट रखते हुए y को डिफरेंशिएट किया गया है और यहाँ y को कांस्टेंट रखते हुए इंटीग्रेशन फैक्टर को डिफरेंशिएट किया गया। और e टू द पावर एनीथिंग क्या होता है? e टू द पावर एनीथिंग इनटू एनीथिंग का डेरिवेटिव। तब तो इंटीग्रेशन ऑफ a ऑफ x d ऑफ x का जब डेरिवेटिव निकालेंगे क्या आएगा? a ऑफ x मल्टीप्लाइड है। ये कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन फैक्टर कांस्टेंट रखते हुए y डिफरेंशिएटेड है और यहाँ y कांस्टेंट रखते हुए इंटीग्रेशन फैक्टर डिफरेंशिएटेड है। क्या है ये? दो टर्म के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव। तो ये कुल मिला के लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बन जा रहा है? b ऑफ x इंटीग्रेशन फैक्टर। अब बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर दो, क्या हो जाएगा? ये y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ b ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में वही प्रोसेस यूज करेंगे। इसी का इस्तेमाल से एक सवाल बनाएंगे। तो ये दोनों मिटा दूं, तो अभी आपने सीख लिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना। p ऑफ x कितने भी डिग्री के पॉलिनोमियल है ये बात नहीं पता है, लेकिन इतना बात पक्का पता है कि p ऑफ a और p ऑफ b दोनों जीरो है, क्योंकि a भी रूट है ना उसका। तो सॉल्यूशन 6 में देख लेते हैं, जो जो काम की बात है तो लिख लेता हूँ। p ऑफ a इज इक्वल टू p ऑफ b इज इक्वल टू 0, ये पता चल रहा है साथ साथ। तो कंजुगेटिव रूट है, शो डैट देयर एग्जिस्ट c सच दैट a और c के बीच का कोई नंबर है c जिसमें वो चीज़ जीरो होनी चाहिए। तो मान लो गिवन डाटा है वो, अच्छा सच डैट गिवन डाटा मतलब ये यूज, इसको यूज कर सकते हैं हम सच डैट के आगे वाला को। p प्राइम ऑफ c प्लस 100 टाइम्स ऑफ pc इज इक्वल टू 0, ये बात गिवन है। और ये उसी फैक्टर पे है, डेरिवेटिव प्लस कोई फंक्शन टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू कोई दूसरा फंक्शन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे है क्या? तो इसमें हमको इंटीग्रेशन फैक्टर बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम इंटीग्रेशन फैक्टर ढूंढ लेते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर होता क्या है? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ y का पड़ोसी। कितना हो जाएगा ये? 100। और ये फंक्शन कौन से वेरिएबल का? c का है, तो इसलिए 100 dc हो जाएगा ये। तो e टू द पावर 100c हो गया। ये मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा। इस इक्वेशन का नाम मैं 1 रख लेता हूँ। अब मैं 1 इक्वेशन को इंटीग्रेशन फैक्टर यानी हट e टू द पावर 100c करूँगा। उससे हमारी चीज़ बन जाएगी e टू द पावर 100c टाइम्स ऑफ p प्राइम ऑफ c प्लस बोलो p ऑफ c इंटू 100 इंटू ई टू द पावर 100c इज इक्वल टू 0 इंटू कुछ भी, 0 ही रह जाएगा।
अब एक बात मान लीजिए, ये क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ e to the power 100c टाइम्स ऑफ p ऑफ c। ध्यान से देखो, यही लिखा है क्या, e to the power 100c को कांस्टेंट रखा, p ऑफ c को डिफरेंशिएट किया, प्लस p ऑफ c को कांस्टेंट रखा और e to the power 100c को डिफरेंशिएट किया इक्वल टू 0। ये लिखा है डेरिवेटिव ऑफ e to the power 100c इंटू p ऑफ c। इसका नाम हम f ऑफ c रख लेते हैं। f ऑफ c अगर हमने रख लिया तो अब क्या करेंगे, तो नहीं रखेंगे। हाँ, ये करेंगे, समझना थोड़ा विस्तार से। c एक ऐसा नंबर है जो a और b के बीच में लाई कर रहा है और c इस क्वांटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। c एक ऐसा नंबर है जो a और b के बीच में लाई कर रहा है, c इस क्वांटिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब c जो है वो f ऑफ c का रूट हो जाएगा। ऐसे समझो, क्या f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू 0 है, f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू 0 है। मतलब ऐसा है कि f प्राइम ऑफ c 0 है, तो इसका मतलब f ऑफ और f ऑफ b दोनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए। c एक ऐसा नंबर है जो a और b के बीच में लाई कर रहा है और रोल्स थ्योरम के हिसाब से c पर स्लोप 0 है, तो फंक्शनल वैल्यू a और फंक्शनल वैल्यू ऑफ b दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब f ऑफ a इज इक्वल टू कितना, f ऑफ b। क्या शो करना है, अच्छा c एग्जिस्ट करना चाहिए, तो अगर ये सभी कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो c एग्जिस्ट कर जाएगा। f ऑफ a का क्या मतलब है, e to the power 100 p of a is equal to 100a into p of a is equal to e to the power 100 b into p of b। ये इक्वल होना चाहिए, तो माइनस कर दो, इज इक्वल टू 0 कर दो। और ये बात तो पहले से दिया हुआ है, e to the power 100 p of a और p of b इक्वल है क्या, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो ये क्वांटिटी 0 हो गई, मतलब ये बात ट्रू है। चूँकि p of a और p of b दोनों ही 0 है, इसलिए ये बात हो गई ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो ये तो ट्रू था ही, तो ये भी ट्रू हुआ, 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 ये तो है ही ट्रू, और ये बात तो गिवन ही था। तो हो गया कि एक c ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिस पे रोल्स थ्योरम के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यही बात साबित करना था कि देयर एग्जिस्ट अ c, एक c एग्जिस्ट करना चाहिए तो कर रहा है वो। नहीं समझा, c की कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो कर रही है, सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम,
ये मिटा दूं क्या? इसको मिटा दूं कि दोबारा समझना है किसी को? मिटा दूं? पक्का किसी को समझना होगा तो पूछ सकता है, मैं बता दूंगा दोबारा। नहीं समझना, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। लॉग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। लॉग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी बहुत ही बेसिक सा रूल है। अरे यार, शॉर्ट में आज के बाद मैं इसे LMVT बोलूंगा, आप लोग भी यही बोलोगे। LMVT का मतलब है कि कोई एक फंक्शन जो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है एक इंटरवल में, और f ऑफ ए f ऑफ b के इक्वल नहीं है, तो कहता है कि f ऑफ x इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b, कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल a to b, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b। मैंने डायरेक्ट ओपन इंटरवल में ही कंटिन्यूस डिफरेंशियल कर दिया। एंड f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, then there exist at least one c जो कि belongs to ab के बीच का कोई न कोई एक नंबर है c such that f prime of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। मुझे ये भी लग रहा कि ये मैंने बताया हो आपको, बताया कभी? कब बताया? किसमें? फंक्शन में बताया था? अच्छा ठीक है सर, फिर ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, मान लेते कि नहीं बताया। कि आपको याद हो ना हो भगवान जाने, काई को रिस्क लूँ मैं। यह x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी, और इस बीच में कोई एक फंक्शन है f ऑफ x। ये पॉइंट अपना b कामा f ऑफ b हो गया। काश की मार्कर थोड़ा बोल्ड होता, हो गया a कामा f ऑफ a। तो ये कह रहा है कि f ऑफ a और f ऑफ b दोनों आपस में इक्वल तो है नहीं, और फंक्शन इसके बीच में कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, तो कम से कम एक c जरूर ऐसा होगा जिस पर कि स्लोप ये लाइन के पैरेलल होने वाला है। मतलब एक टेंजेंट ऐसा जरूर होगा जिसका स्लोप की इस लाल रेखा के पैरेलल होगा। गलत बोल दिया क्या मैंने? लाल रेखा बोल दिया, समझ तो जाएगा कि हाँ बहुत सारे पॉइंट है ऐसे, बहुत सारे तो नहीं है पर दो ऐसे टेंजेंट है जो लाल रेखा के पैरेलल है। लाल रेखा क्यों? क्योंकि f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a क्या रिप्रेजेंट करता है? लाल रेखा का स्लोप। तो कम से कम एक ऐसा टेंजेंट जरूर होगा जिस पर जो कि लाल रेखा के पैरेलल है। ये हो गया c1 और ये हो गया c2। अच्छा, ये बात आपको बहुत ज़्यादा एकदम साधारण सरल सा नहीं लग रहा है? ऑब्वियस टाइप की चीज़ कि हाँ ये साफ साफ दिख रहा है, लाल रेखा के पैरेलल है दोनों, तो c1 c2 दो वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो लिख डालो फिर ये। अच्छा, इसी के साथ एक और पढ़ लो, ये क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे, सबका समूल नाश कर देंगे। कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, CMVT सीमेंट। ये क्या कह रहा है कि अगर दो फंक्शन है
एफ ऑफ एक्स इन जी ऑफ एक्स, और दोनों ही एफ ए और बी के बीच में कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है। अरे प्रहलाद चा, रुको थोड़ा। इतनी मेहनत से लिखे जा रहा, लग रहा है एकदम आज ही पूरा ग्रंथ गीता बबीता दोनों लिख डालोगे। एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स both are continuous and differentiable in open interval a to b, then देखो जरा ध्यान से, then there exist at least one value of c such that f prime of c is equal to f of b minus f of a अपॉन b माइनस a। ठीक है, ये तो वो है LMVT है। g ऑफ x g प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू g ऑफ b माइनस g ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये है, रेशियो निकाल दो। ठीक है, और इट्स इम्प्लाइज दैट f प्राइम ऑफ c बाय g प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय g ऑफ b माइनस g ऑफ a। कम से कम एक ऐसा वैल्यू c का एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं लग रहा आपको सही बात है? नहीं लग रहा? अरे एक सी एग्जिस्ट करेगा ना जिसमें ये चीज होगा, और एक सी एग्जिस्ट करेगा जी के लिए जिसमें ये चीज होगा। ठीक है सर, रेशियो निकाल लो। एफ प्राइम ऑफ सी बाय जी प्राइम ऑफ सी इक्वल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी जी ऑफ ए। अच्छा, इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलोगे तो मैं समझा दूंगा, जिससे कि आपको ये चीज बहुत ज्यादा ही ऑब्वियस लगे। बोल दो तुम तो मैं समझा दूं। बता दो, ये है, ये कुछ और नहीं है, f में होने वाले चेंज को g में होने वाले चेंज के बेस पर मेजर किया गया है। f प्राइम ऑफ c बाय g प्राइम ऑफ c का तो यही मतलब होता है, g में कितना चेंज होने पर f में कितना चेंज हुआ, तो वो यही कहलाता है चेंज इन f अपॉन चेंज इन g। f में होने वाला चेंज अपॉन g में होने वाला चेंज, यही रेशियो है ये। तो अब आपको ये सब चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा, कॉची का। अब इसका ज्योमेट्री देख लीजिए दोस्त। मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये अपना a है और ये अपना b है। ये मान लो a फंक्शन है f ऑफ x, और ये मान लो g फंक्शन g ऑफ x। इसके पैरेलल स्लोप इसका है और इसके पैरेलल स्लोप इसका है। कहीं दूसरी जगह भी हो सकता है, या इसी पे कर देते हैं। तो ये है g प्राइम ऑफ c का स्लोप, और ये है f प्राइम ऑफ c। मतलब ये दोनों लाइन के स्लोप का रेशियो जो है वो इक्वल हो जाएगा। ये दोनों लाइन के स्लोप का रेशियो इक्वल हो जाएगा f प्राइम ऑफ c अपॉन g प्राइम ऑफ c। ये इक्वल हो जाएगा c पर इसके स्लोप और c पर इसके स्लोप के रेशियो की। मतलब f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन g ऑफ b माइनस g ऑफ a।
यानी सी पॉइंट पर ये दोनों लाइन के स्लोप का रेशियो और सी पॉइंट पर इन दोनों कर्व के टेंजेंट का स्लोप का रेशियो इक्वल होगा। स्टेटमेंट में लिख सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी, रेशियो ऑफ टेंजेंट्स, रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ वो दोनों लाइन। स्टेटमेंट में वो दोनों लाइन लिखेंगे थोड़ा वियर्ड लगेगा। लिख डालो, एक क्वेश्चन लिख डालो, टाइम बचा है थोड़ा सा। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6a एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6a एक्स स्क्वायर प्लस 5x satisfy LMVT on interval close 1 to 2 for C is equal to 7/4। ए का वैल्यू बताओ। C is equal to 7/4 पे सेटिस्फाई कर रहा है, ए का वैल्यू बताओ। सिंपल बात हो जाएगी यार, इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। f प्राइम ऑफ 7/4 इज इक्वल टू अपना f ऑफ b, b का मतलब 2 माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, यही करना है। f प्राइम ऑफ 7/4 का मतलब हो जाएगा 3 इंटू 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 12a इंटू 7/4 प्लस 5 इज इक्वल टू f2। वो कर लेना खुद से। इसको सॉल्व करने पर a का वैल्यू जो आएगा मैं लिख देता हूँ 35/48